बेसिकली ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए किसी और पर्पज से थे और हमारे इंडिया को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और आप इसको चैप्टर वाइज मत लेना, कहानी वाइज लेना पूरा। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरीके से पूरा आपका कोर्स भी हो जाएगा। और स्टार्टर के मिलने से इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट मिल गया, सोल राइट मिल गया, पूर्ण अधिकार मिल गया कि वो जाकर ईस्ट में ट्रेड कर सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस डेमो लेक्चर में। मेरा नाम है शिग्रफ और मैं आपको आज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी टॉपिक पढ़ाऊंगी। ये टॉपिक आपका हिस्ट्री का है और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे और हम ये जानेंगे भी कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज हमारे ऊपर कैसे हुकूमत करना स्टार्ट कर रहे थे। बेसिकली ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए किसी और पर्पज से थे और हमारे इंडिया को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, तो आज क्या है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, पढ़ेंगे क्या हम। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अ न्यू पावर एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होराइजन, जो कि थी द ब्रिटिशर्स। मतलब कि सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी तो चल रही थी, उसके 50 साल निकलने के बाद एक नई पॉलिटिकल पावर इंडिया में उभर रही थी। एमर्ज का मतलब होता है उभर के निकल रही थी। ठीक है, अभी तक क्या था, जो हमारे इंडिया में मुगल साम्राज्य चल रहा था, ठीक है, मुगल एम्पायर का शासन चल रहा था। तो उस वक्त औरंगजेब वाज दी वेरी पावरफुल रूलर। औरंगजेब उस वक्त बादशाह था, लेकिन औरंगजेब के डेथ के बाद क्या होने लगा, जितने भी छोटे छोटे ये किंग्स थे, उन्होंने बोला कि भाई अब हम अपनी खुद की अथॉरिटी बनाएंगे, हम किसी राजा के विदन अब काम नहीं करेंगे, किसी राजा के विदन नहीं आएंगे, हम अपनी अथॉरिटी, अपनी सुप्रीमेसी अलग रखेंगे, जिनको कहते हैं सूबेदार्स। ठीक है, साथ साथ क्या हो रहा था, एक नई पॉलिटिकल पावर इंडिया में एमर्ज हो रही थी। एक तरफ राजा लोग आपस में लड़ रहे थे कि हम अपनी अपनी अथॉरिटी बनाएंगे, एक तरफ एक नई पॉलिटिकल पावर इंडिया में उभर के आ रही थी। तो ये क्या उभर रही थी, कैसे उभर रही थी, कैसे ये ब्रिटिशर्स इंडिया आए, क्या करने आए थे बेसिकली, फिर क्या होने लगा और धीरे धीरे फिर ये कैसे हमारे इंडिया को पूरा एनेक्स कर लिया, उन्होंने पूरा कॉन्कर कर लिया। ठीक है, देन सेकेंडली हम ये पढ़ेंगे ओरिजिनल स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे भारत, हमारे इंडिया बेसिकली ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इस ट्रेड, इस व्यापार से ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। लड़ाइयों के बाद वो हमारे भारत की जगहों को एनेक्स करने लगे, हड़पने लगे, उनके ऊपर कॉन्कर कर लिया। तो ओरिजिनली स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी थी, तो ये एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, व्यापार करने आए थे, लेकिन मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब देखा कि भाई भारत में लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, तो वो हमारे भारत, हमारे वास्ट एम्पायर के मालिक भी बन गए। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसको हम 3 पार्ट्स में बांट के पढ़ेंगे। पहला है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसमें हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिकली ये ब्रिटिश की कंपनी थी जो हमारे इंडिया में आके स्टैब्लिश करी गई थी और इस कंपनी ने ही ट्रेड करना स्टार्ट किया था। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे कंपनी रूल्स एक्सपैंड। कंपनी रूल्स एक्सपैंड। ठीक है, इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इसमें ये देखेंगे कि यहाँ तक आते आते कंपनी का रूल एक्सपैंड होते होते क्या होता, लड़ाइयाँ होने लगी थी। आपने सुना होगा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद कंपनी क्या करती है, अपने नए नए तरीके लाती है अपने रूल को एक्सपैंड करने के लिए। कौन कौन से, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पैरामाउंट पॉलिसी, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करती है। टीपू सुल्तान, मराठा के साथ वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये सारी चीजें होंगी इसमें कंपनी रूल एक्सपैंड। ठीक है, और इसमें आपका सब्सिडरी अलायंस आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आएगा, एनेक्सेशन पॉलिसी आएगी। ओके, और तीसरा हम पढ़ेंगे सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब काम करने का, राज्य चलाने का एक नया तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन जो है वो डेवलप करने लगी थी ये
कंपनी। तो लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि चुटकियों में निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको ये एक कहानी की तरह लगेगा। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक का ये पूरा एक तरीके से सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और आप इसको चैप्टर वाइज मत लेना, कहानी वाइज लेना पूरा। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरीके से पूरा आपका कोर्स भी हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1 कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। हम ये क्यों कह रहे हैं कम्स ईस्ट, क्योंकि हमारा इंडिया पड़ता ही ईस्ट में है, ठीक है। आपने मैप देखा होगा, ये अर्थ है आपकी, ये आपका इक्वेटर पड़ता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और इंडिया कहीं यहाँ है इक्वेटर के ऊपर और यहाँ कहीं ब्रिटेन है, ये पूरा एशिया इस तरीके से है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट की तरफ आती है, मतलब इंडिया की तरफ आती है। कैसे आती है, क्या हुआ था, कहाँ से इसको ये राइट मिल गया कि वो ईस्ट में इंडिया के साथ ट्रेड करेगी, मनमाने तरीके से आई थी या परमिशन पर आई थी, क्या था, ये सब जानेंगे। देखो क्या हुआ था, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ठीक है एक चार्टर इशू कराया था या इसने चार्टर एक्वायर किया था, मतलब इसको चार्टर मिला था। एक्वायर चार्टर एक चार्टर इसने एक्वायर किया था जिसमें इस चार्टर में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट्स दिए गए थे कि आप ईस्ट में जाकर ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां लिख लीजिए ट्रेड विद ईस्ट, लिख लीजिए ट्रेड विद ईस्ट, ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर एक्वायर किया, उसको एक चार्टर मिला। किससे मिला, सवाल ये आता है। तो ब्रिटेन की रानी थी उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ वन, उसने ये चार्टर इस ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और इस चार्टर के मिलने से इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट मिल गया, सोल राइट मिल गया, पूर्ण अधिकार मिल गया कि वो जाकर ईस्ट में ट्रेड कर सकती है, ठीक है। जब ये राइट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, जब ये एक्वायर किया चार्टर और ये राइट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटेन की कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। यही तो मतलब निकला भाई। चार्टर जब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला है तो इसका मतलब भी यही निकला कि ब्रिटेन की सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है और ब्रिटेन की कोई भी कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती है, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ये एक आपकी मर्केंटाइल कंपनी थी, मर्केंटाइल ये। मर्केंटाइल कंपनी का मतलब क्या हुआ, मर्केंटाइल कंपनी का मतलब ये होता है कि सामान आप सस्ता खरीदो, बाय एट चीपर प्राइस, सेल एट हायर प्राइस। मर्केंटाइल कंपनी का मतलब ये हुआ बाय एट चीपर प्राइस, कोई भी सामान आप सस्ता खरीदो और सेल एट हायर प्राइस, बेच दो उसको खूब महंगा, अपने मन चाहे दाम पे उठा के उसको बेच दो। उस वक्त मर्केंटाइल कंपनी का यही मतलब था, आज नहीं है, आज ये मतलब चेंज हो गया है, ठीक है। आज नहीं है, उस वक्त था जब ये 1600 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से मर्केंटाइल कंपनी थी। सोल राइट मिल गया भाई, बढ़िया है, मतलब अब ब्रिटेन की कोई और कंपनी तो अब ट्रेड नहीं कर सकती इंडिया के साथ। तो ब्रिटेन की इस कंपनी के हो गई थी सोना चांदी, एकदम हो गई भाई। मतलब आप ये देखो कि इंडिया की कोई एक कंपनी यूएस के साथ ट्रेड करे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है उसके लिए। तो यही इनके साथ भी हो गया था। उन्होंने सोचा अरे वाह यार, कोई और नहीं करेगी, हम करेंगे, हमारे पास बहुत पैसा होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी भाई। प्रॉब्लम क्या थी, इस चार्टर से
ध्यान देना। इस चार्टर ने क्या किया, ब्रिटेन की कंपनी को मना किया ना। इस चार्टर ने क्या किया कि और कोई ब्रिटेन की कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती इंडिया के साथ। लेकिन इस चार्टर ने ये तो नहीं कहा ना कि यूरोप की कोई कंट्री, कोई कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। तो ये चार्टर क्या था, चार्टर could not prevent other यूरोपियन कंपनीज। भाई इंडिया को राइट, इंडिया की कंपनी जो है उसके पास ये राइट है कि वो यूएस की कंट्री के साथ ट्रेड करे। लेकिन आपने ये रोक पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना, इन पे तो नहीं लगाई ना। ये तो वहां जाके खूब ट्रेड कर सकते हैं। आपने अपनी कंट्री में ये चीज लगाई है, बोला है ये सोल राइट सिर्फ इसी कंपनी को देते हैं। मेरी कंपनी है तो मुझे भारत सरकार ने मुझे ये सोल राइट दे दिया कि आप जाकर अमेरिका में जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब इंडिया में मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई आदमी ट्रेड नहीं कर सकता, चाइना में बैठा हुआ आदमी ट्रेड नहीं कर सकता, बांग्लादेश में बैठा हुआ आदमी ट्रेड नहीं कर सकता, थाईलैंड का आदमी ट्रेड नहीं कर सकता, म्यांमार का नहीं कर सकता, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किसी का मना तो नहीं है ना, नहीं है ना। तो यही एक दिक्कत थी। दिक्कत ये हुई कि भाई ब्रिटेन का तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन अगल बगल की कंट्रीज तो थी। तो चार्टर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स या कंपनीज टू एंटर ईस्ट, ठीक है। उन पे तो कोई मनाहियत नहीं थी ना, टू एंटर ईस्ट। आया समझ में। अब क्या हुआ, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाया केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका से होते हुए जाता है, वाया केप ऑफ गुड होप इंडियन ओशन को पार करके जब ये पहली बार इंडिया घुसे तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों फटी रह गई, इन्होंने आके ये देखा, पहले तो क्या सोच रहे थे, इसको देखकर तो बड़े खुश थे, आहा लॉलीपॉप मिल गई, कोई नहीं खाएगा हम ही खाएंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि यार हमारी तरह लॉलीपॉप तो 3 लोग और लेके बैठे। जब वो इंडिया आए, यहां लिख लीजिए, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी, आई एम राइटिंग IAC, जब ये इंडिया आए तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि अरे वाह यार, हम तो अपने को इतना होशियार समझ रहे थे, हमसे पहले भी लोग यहाँ पर होशियार हैं और बैठे हुए हैं। जैसे कि उन्होंने देखा आकर इंडिया में कि यहाँ पर पोर्चुगीज ट्रेडर्स पहले से अपना बेस बनाए हुए हैं गोवा में, गोवा उनका बेस था। पोर्चुगीज ट्रेडर बेसिकली कौन, वास्को डिगामा, नाम सुना होगा आप लोगों ने इनका, वास्को डे गामा, किसके मामा, डेगामा, ठीक है। तो ये पोर्चुगीज सेलर, ये वास्को डिगामा ही था, ये भी पोर्चुगीज से ही थे जिन्होंने सी रूट फाइंड किया था इंडिया के लिए, ठीक है, सी रूट फाइंड किया था इंडिया का, ठीक है भाई। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी देखती है कि अरे यार ये तो हमसे पहले बैठे हुए हैं ट्रेड करने के लिए, और एक हम तो इतना खुश हो रहे थे। देन और क्या देखा, एक तो नंबर 1 पे ये बैठे थे, नंबर 2 पे उन्होंने देखा कि भाई डच भी है, डच भी क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटीज देख रहा है, डच भी पॉसिबिलिटीज तलाश कर रहा है, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ, ठीक है। और नंबर 3 पर उन्होंने देखा कि भैया यहाँ तो फ्रांस भी बैठा हुआ है, यहाँ पे फ्रेंच ट्रेडर्स भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर फ्रेंच ट्रेडर्स भी अराइव्ड इंडिया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार इंडिया आई तो उसने देखा कि यार हमसे पहले तो यहाँ पर 3 लोग पहले से बैठे हुए हैं और हम तो बड़ा खुश हो रहे थे यार हमारे साथ ही ट्रेड होगा। अब भाई इनको थोड़ी चार्टर दिया गया था या इनका नाम थोड़ी लिखा था चार्टर में कि तुम लोग नहीं जाओगे, रोक तो सिर्फ एक ही कंट्री लगाई थी ना, समझ रहे हो ठीक है।
ये ईस्ट इंडिया कंपनी आकर देखती है, कहती है चलो कोई बात नहीं यार, जाने दो, मिलके काम करेंगे। लेकिन मिलके काम ही कैसे हो पाएगा, मिलके काम ही नहीं हो पा रहा था। एक दिक्कत थी, और बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? एक दिक्कत थी और बहुत बड़ी दिक्कत ये थी, मेजर प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम मतलब बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि सभी को वो सामान चाहिए था जिसका यूरोप मार्केट में बहुत डिमांड थी। सबको ऑल वांटेड सेम प्रोडक्ट्स, ऑल वांटेड सेम प्रोडक्ट्स। सेम प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ गया आपका? सेम प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ गया? जैसे कि आपका आ गया कॉटन, जैसे कि आपका आ गया सिल्क, ठीक है। इन सब की बड़ी डिमांड थी। पेपर का मतलब काली मिर्च, कार्डमम इलायची, कार्डमन, देन सिनेमन मतलब दालचीनी। इन सब की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। डिमांड इन यूरोप, ठीक है। दिक्कत ये थी कि सबको ये सामान चाहिए था। आया समझ में? जिसकी यूरोप के मार्केट में डिमांड इन यूरोप मार्केट, यूरोप के बाजार में इनकी बड़ी डिमांड थी। तो इससे अब घाटा क्या होने लगा था? घाटा ये होने लगा था कि मान लो अगर वो कॉटन 10 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में बेच रहे थे, तो यहाँ तो उनको होने लगा भाई 15 रुपए का फायदा हो रहा था अभी तक। लेकिन जब डच भी आ गया, फ्रेंच भी आ गया, पोर्चुगीज भी बैठे हुए हैं, ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, तो अब होने लगा इनके बीच में कंपटीशन। क्या होने लगा? होने लगा बीच में इनके कंपटीशन। तो यहां पर मेजर प्रॉब्लम लिख लो, कंपटीशन। मेजर प्रॉब्लम क्या थी? कंपटीशन थी कि भाई पहले तो 10 रुपए में खरीद के 25 में बेच रहे हो, 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब एक ही मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के 4 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? भाई कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन इंक्रीज, ठीक है। कंपटीशन बढ़ गया, जब कंपटीशन बढ़ गया तो दाम बढ़ गए, प्राइसेस इंक्रीज, और जब दाम बढ़ गए तो प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट डिक्रीज, लिख लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट कैसे डिक्रीज हो गया? भाई कॉटन अभी तक 10 रुपए में खरीद के 25 में बेचे, 15 का फायदा। अब क्या था? अब 10 रुपए में कॉटन तो आज भी खरीद रहे थे, लेकिन अब उसे 25 में नहीं बेच पा रहे, अब उसे बेच पा रहे हैं 15 में ही, तो 5 रुपए का फायदा होने लगा, तो प्रॉफिट कम हो गया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी यार ऐसे कैसे ट्रेड करेंगे, भाई घाटे में थोड़ी ट्रेड करना है। और आए ही हम भारत वो करने, आए हैं हम भारत पैसा कमाने, बिना पैसे के क्या ही करेंगे हम, कैसे हमारा काम चलेगा, क्या करें? बहुत सोच विचार किया, फाइनली उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या निकाला? आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या निकाला, वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, सॉल्यूशन उन्होंने एक ये निकाला कि भाई डच को, फ्रांस को, पोर्चुगीज को मैदान से साफ करना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 आपके आ गया, एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स, एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स मतलब डच, ये फ्रेंच, ये पोर्चुगीज, इनको साइड करना पड़ेगा, इनको मैदान से हटाना पड़ेगा, तभी हमारा ट्रेड आगे बढ़ पाएगा। पहली चीज क्या करने लगे? दूसरी चीज क्या करने लगे? दूसरी चीज वो करने लगे, पॉइंट नंबर 2, कि अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड को बचाने के लिए किला बनाने लगे, फोर्टिफिकेशंस करने लगे, फोर्टिफिकेशंस करने लगे ऑफ ट्रेडिंग पोस्ट,
ट्रेडिंग पोस्ट क्या है? ट्रेडिंग पोस्ट वो जगह है जहां से ट्रेड शिप्स जाती थी। ठीक है। तीसरी चीज, एक दूसरे की शिपें दबाने लगे, सैंक ईच अदर्स शिप्स, एक दूसरे की शिपें डुबाने लगे। ठीक है। और अगर बच बचाकर कोई शिप चली भी जाती थी तो रास्ते में शिप का रास्ता बंद कर देते, शिप पैसेज ब्लॉक्ड, शिप का रास्ते को बंद कर देते थे। फिर भी अगर कोई शिप बच के निकल गई तो क्या होता था? शिप्स पर हथियार रखकर चलते थे। शिप्स ट्रेड कैरीड आर्म्स, ट्रेड कैरीड आर्म्स। समझ में आया? ये 5 सॉल्यूशन निकाला, या तो कॉम्पिटिटर हटा दो, या फिर भाई अपना ट्रेड प्रोटेक्ट करना है, किले बना लो तो कोई अंदर नहीं घुस पाएगा, बर्बाद नहीं कर पाएगा कोई सामान। तीसरी चीज क्या है कि भाई शिप का रास्ता वो कर दो, बंद कर दो, निकल ही ना पाए। अगर बच बचाकर शिप निकल भी गई तो आगे चल के उनकी शिपें डुबा दो भाई, पहुंच ही ना पाएगा यूरोप मार्केट तक। और इन सब से बचने के लिए सामान तो जाता ही था शिप में लदकर, सामान के साथ साथ हथियार भी जाने लगे थे ट्रेड में, कि बीच रास्ते में, समुंदर में, बीच में अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम उनका मुकाबला अपने हथियारों से कर सकें। तो उन लोगों ने ये रास्ता निकाला। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन ट्रेड इन बंगाल। अब ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये बंगाल में ट्रेड करना स्टार्ट करती है। ठीक है। बंगाल में ये ट्रेड करना स्टार्ट करती है 1651 में, अपना बेस बनाती है हुगली रिवर के पास में, बेस बनाती है हुगली रिवर पे। ठीक है। जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उनको क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते थे। ठीक है। जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उनको फैक्टर्स बोला जाता था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 आपका ये कह रहा है कि अपने ट्रेड को सेफ करने के लिए, अपने ट्रेड को बचाए रखने के लिए, अपने ट्रेड को सुरक्षा देने के लिए उन लोगों ने गोदाम और किले बनाए। तो पॉइंट नंबर 3 ये आ गया, बिल्ड वेयरहाउस, वेयरहाउस का मतलब गोदाम, एंड फोर्टिफिकेशन किया, किले बनाए अपने, किले बनाए उन्होंने खूब अपने, ताकि अपने ये व्यापार को बचा सके, सुरक्षित कर सके, और सामान को बचाने के लिए उन्होंने गोदाम बनाया। ये 3 काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ठीक है। 1651 में बेस बनाया था हुगली रिवर में। इसके बाद 1651 के बाद 1698 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, मैं IEIC लिख रही हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान इशू किया गया था। फरमान इशू किया गया था। किसने इशू किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने फरमान इशू किया था जिसमें लिखा था कि कंपनी के पास राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड। मतलब क्या हुआ कि आप हमारे साथ ट्रेड भी कर सकते हैं और आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर लीजिए भाई, ड्यूटी देने की जरूरत अब आपको नहीं है। ठीक है। औरंगजेब ने ये इशू किया था। आया समझ में? 1698 में ही एक दूसरा काम हुआ था, और वो ये था कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जामींदारी राइट्स मिल गए थे। 3 गांव के, 3 विलेज, 3 गांव के जामींदारी राइट्स मिल गए थे, जिसमें से एक आपका कालीकाता था। कालीकाता, जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं। ठीक है।
जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं। आया समझ में? ठीक है भाई, ओके। ये चीज कंपनी के साथ हुई थी। एक फरमान जारी हुआ जिसमें औरंगजेब ने उन्हें राइट टू ड्यूटी फ्री कर दिया। अब देखो, कंपनी को किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को किया, लेकिन लेकिन जो कंपनी के लेकिन जो कंपनीज ऑफिशियल्स जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे और वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, उनको वो नहीं, उनको ये राइट नहीं था ड्यूटी फ्री का। नो ड्यूटी फ्री राइट, ठीक है, उनके पास ये ड्यूटी फ्री राइट नहीं था। मतलब कंपनी के ऑफिशियल्स, कंपनी ट्रेड कर रही है वो तो ठीक है, साथ ही साथ वो लोग इंडिविजुअली भी अपना ट्रेड कर रहे थे, अलग से भी अपना ट्रेड कर रहे थे। और औरंगजेब ने जो ड्यूटी फ्री राइट दिया है वो किसको दिया है? कंपनी को दिया है। लेकिन इन कंपनी के ऑफिशियल्स, जो कंपनी के लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या बोला कि भैया हम कोई ड्यूटी फ्री नहीं देंगे। नो, कंपनी ऑफिशियल्स उन्होंने बोला नो ड्यूटी ऑन ट्रेड, कह रहे भैया हम भी नहीं देंगे। तो भाई वहां के नवाब ने बोला, बंगाल के नवाब ने बोला, मुर्शिद कुली खान, बंगाल के नवाब, उन्होंने बोला कि भाई आपको थोड़ी दिया गया है, आपको थोड़ी दिया गया है कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करें, कंपनी को दिया गया है, आपको तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन वो मना करते हैं, और जब वो मना कर देते हैं तो आउटकम क्या निकलता है? आउटकम क्या निकलता है? आउटकम निकलता है लॉस ऑफ रेवेन्यू बंगाल में। बंगाल में बहुत ज्यादा बड़ा घाटा हो जाता है बंगाल में रेवेन्यू का, ठीक है। अब देखो, लड़ाई का मुद्दा बन गया कि नहीं बन गया? लड़ाई का मुद्दा तो बन गया ना कि कंपनी को दिया है भाई ड्यूटी फ्री ट्रेड, आपको थोड़ी दिया है, और यहाँ वो मना कर रहे हैं, इसलिए बंगाल में क्या होता है? बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। अब जब घाटा हो जाता है तो इसी ट्रेड से होती हैं अब बहुत सारी लड़ाइयाँ, ठीक है। जब जब बंगाल में घाटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो बंगाल के नवाब थे वो कुछ इल्जाम लगाते हैं कंपनी के ऊपर। जो बंगाल के नवाब थे वो कुछ इल्जाम और कुछ ऐसे कदम उठाते हैं कि भाई कंपनी क्या कर रही है, मनमाने तरीके से काम कर रही है, अब तो ये तो नहीं होने देंगे भाई, देश हमारा, सामान हमारा, हमारे यहाँ से लेके जा रहे हो, पैसा भी नहीं दोगे, ये कौन सी बात हुई है? हमारा सामान इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे यहाँ से लेके जा रहे हो, सारा कुछ हम इस्तेमाल करोगे, पैसा भी नहीं दोगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इसलिए जब नवाब ने देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कंपनी कर रही है, तो बंगाल के नवाब ने मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये जो 3 बंगाल के नवाब थे, इन नवाबों ने कुछ स्टेप्स, कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसी चीज़ें करी जो कि कंपनी के ऊपर एक तरीके से बार लगाया। क्या क्या था? आओ लिख लो। पॉइंट नंबर 1, स्टेप्स ऑफ नवाब, सर्किल बना लीजिए, सर्किल बना लीजिए और लिखिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने कहा कि भैया कंपनी को अब कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, नो कंसेशन, नो कंसेशन टू कंपनी, अब हम आपको कोई कंसेशन, कोई भी हम आपको डिस्काउंट नहीं देने वाले, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 2, सिक्कों की ढलाई, कोई मिंटिंग कॉइन्स नहीं करेंगे, नो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की ढलाई अब आप नहीं करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड करना है आपको तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, पे ट्रिब्यूट्स टू नवाब, ठीक है। आपको ट्रेड करना है तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा भाई। पॉइंट नंबर 4, ये जो आप किले मिले बना रहे हैं ना, कुछ नहीं बनेगा, नो फोर्टिफिकेशंस,
नो फोर्टिफिकेशंस। ये चार स्टेप्स जो हैं वो ये बंगाल के नवाब ने उठाए थे कंपनी के खिलाफ कि अब आप ये सारे काम नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बंगाल के नवाब ने और भी कुछ इल्जामात लगाए थे कंपनी के ऊपर। क्या इल्जामात थे वो देख लेते हैं, आइए। पॉइंट नंबर 1, इल्जाम ये लगाया गया कि, चलो लिख लो। पॉइंट नंबर 1, इल्जाम सबसे पहले ये लगाया कि कंपनी की वजह से, क्योंकि वो ड्यूटी नहीं दे रही है, तो बंगाल में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है रेवेन्यू का। सो लॉस ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल, रेवेन्यू का, पैसे का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। पॉइंट नंबर टू आपका ये कह रहा है कि ये कंपनी जो है वो हम नवाबों की इज्जत, हमारी शान में खिलाफत कर रही है। सो अंडरमाइन अथॉरिटी ऑफ नवाब्स, हमारी शान में खिलाफत करा रही है, हमारी इज्जत नहीं कर रही है। पॉइंट नंबर 3, टैक्स नहीं पे कर रही है, रेफ्यूज टू पे टैक्सेस, टैक्स देने से मना कर रही है। पॉइंट नंबर 4, हम नवाब्स के लिए बहुत ही खराब और इज्जतदार लेटर नहीं लिख रही है, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स, ऐसे लेटर्स लिख रही है जिससे कि हमारे शान में खिलाफत आ रही है। और पॉइंट नंबर 5 आपका ये कह रहा है कि ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं किसको, नवाब्स को एंड उनके ऑफिशियल्स को। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या हुआ, डराया धमकाया, बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। ये ब्लेम लगाया था ब्लेम बाय बंगाल नवाब्स। ठीक है, ये उनके ऊपर ब्लेम लगाया था। अब भाई जब बंगाल का नवाब इस तरह का ब्लेम लगा रहा है, कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कंपनी को फ्री ट्रेड नहीं करने दे रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ पे हाथ धरे बैठी तो रहेगी नहीं, वो भी कुछ ना कुछ बोलेगी, जरूर बोलेगी कि नहीं बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी। तो उसने, कंपनी ने क्या रिस्पॉन्ड किया इन सब के बदले में, आइए देखते हैं कंपनी ने क्या रिस्पॉन्ड किया। बना लो गोला, बना लीजिए गोला। पॉइंट नंबर वन, कंपनी ने क्या कहा, सबसे पहले कंपनी ने ये कहा कि जो बंगाल के नवाब हैं ये हमसे बहुत नाजायज तरीके से हमसे डिमांड कर रहे हैं। तो कंपनी ने कहा अनजस्ट डिमांड्स बाय नवाब्स, उनके ऊपर ये उन्होंने इल्जामात लगाए, एलिगेशन लगाया कि जो नवाब है बंगाल के, जो ऑफिशियल्स हैं, नवाब के ऑफिशियल्स हैं, वो हमसे नाजायज तरीके से डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि हमारा ट्रेड तभी फ्लरिश करेगा, ट्रेड विल फ्लोरिश, हमारा ट्रेड तभी फ्लरिश करेगा, फ्लरिश का मतलब फले फूलेगा, हमारा ट्रेड तभी फले फूलेगा जब हमारे पास क्या होगा, हमें इसकी इजाजत होगी फोर्टिफिकेशंस करने की, वेयर हाउस बनाने की। ट्रेड विल फ्लरिश, फोर्टिफिकेशंस और वेयर हाउस को क्या करेंगे, जब वो इसको बिल्ड करेंगे, जब इसको वो बनाएंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि इस ट्रेड के फ्लरिश करने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड करना जरूरी है, ड्यूटी फ्री ट्रेड की उन्होंने डिमांड करी, ये 3 चीज कंपनी ने नवाब से
कहा कि एक तो आप हमसे नाजायज तरीके से भाई पैसा मांग रहे हैं, नाजायज तरीके पे हम पे दबाव डाल रहे हैं, जबरदस्ती हमारे ऊपर दबाव डाले पड़े हुए हैं। दूसरा, हमारा ट्रेड तभी हो पाएगा भाई, हम ट्रेड करने आए हैं आपकी इंडिया में, हमारा ट्रेड तब हो पाएगा जब आप हमें गोदाम बनाने दोगे, जब आप हमें फोर्टिफिकेशंस किले बनाने दोगे। और तीसरा उन्होंने ये बोला कि हमारा ट्रेड तब फ्लरिश करेगा और ज़्यादा फले फूलेगा जब हम ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। मतलब अभी अगर कोई 10 रुपए की चीज़ ले रहे हैं और उस पर अगर 4 रुपए ड्यूटी देनी पड़ रही है तो उनको वो 14 रुपए की पड़ रही है। लेकिन अगर ड्यूटी फ्री हो जाएंगे तो उनको 10 रुपए की बनेगी, 10 रुपए की देंगे, 20 की बेच लेंगे। कहाँ पहले 6 रुपए का फायदा, कहाँ 10 रुपए का फायदा। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा ट्रेड तभी फ्लरिश कर पाएगा जब हम ड्यूटी फ्री हो जाए, हम ये सब बनू लें, अपना फोर्टिफिकेशन कर लें, वेयर हाउस बना लें। तो आप ये देखो किस तरह नवाब उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं और फिर कंपनी नवाब के ऊपर इल्जामात लगा रही है। यही वजह बन जाती है और आउटकम निकलता है बैटल ऑफ प्लासी 1757, जो कि प्लासी में हुआ था। प्लासी एक प्रकार का फूल है, एक तरीके का फ्लावर है जिसका गुलाल बनाया जाता है और इसे होली में खेला जाता है जिससे, ठीक है। तो ये जो टसल थी, ये जो कंपनी और नवाब के बीच में जो टसल हो रही थी, जो इतनी खींचातानी मची थी, इतनी टेंशन मची थी, इससे हो जाती है लड़ाई जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है। क्या हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में? क्या हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में? देखो बैटल ऑफ प्लासी में क्या था, कंपनी को चाहिए था, कंपनी वांटेड पपेट, क्योंकि वो ये देख रहे थे, देखो जिस तरीके से उन्होंने डिमांड करी उससे तो यही लग रहा है कि कंपनी को चाहिए पपेट यानी कठपुतली, कि जिसको वो नचाए वो नाच जाए और वो उनका काम बनता चला जाए। लेकिन ये चीज बंगाल में होना बड़ी मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि नवाब ने क्या किया भाई, सिक्के की ढलाई नहीं करोगे, किले नहीं बनाओगे, वेयर हाउस नहीं बनाओगे, इस तरीके से तुम हमें डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिख रहे हो, हमको तुम खराब तरीके से ट्रीट कर रहे हो। भाई हम नवाब हैं, हमारी अपनी एक इज्जत है, तुम हमारी इज्जत नहीं कर रहे हो। सारी चीजें नवाब कर रहे थे। तो कंपनी को चाहिए था एक पपेट, एक कठपुतली, कि वो जो चाहे नचा दे और काम हो जाएगा। मतलब काम वो करवाना चाहते थे नवाब के उससे, तो लोगों के जनता में किसका नाम जाएगा? नवाब का नाम जाएगा, जबकि वो है किसका? वो कंपनी का काम था। तो कंपनी को चाहिए था पपेट, तो कंपनी ने सोचा क्यों ना हम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के उसके विरोधी को हम क्यों ना उठाकर नवाब बना दे। तो कंपनी ने सोचा कि सिराजुद्दौला के राइवल को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाए। नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब बना दिया जाए। सिराजुद्दौला को ये बात पता चली तो सिराजुद्दौला ने क्या दिया? वार्निंग दी। वार्निंग बाय सिराजुद्दौला, बाय सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला ने कहा देखो भाई कंपनी, सीधी सीधी बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं हम। आप यहाँ पर ट्रेड करने आए हैं, आप चुपचाप यहाँ ट्रेड करिए, ये अगल बगल के हथकंडे अपनाना बंद करिए। ये क्या तरीका है? आप हमारे राविल को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, ये सब करना यहाँ बंद करिए। ट्रेड करने आए हो, चुपचाप ट्रेड करो, अपना पैसा बनाओ, जाओ। ज्यादा इंटरफेयर, इंडिया के मामलों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो सिराजुद्दौला ने उनको वार्निंग दी कंपनी को, लेकिन कंपनी मानने ना माने, वार्निंग दी लेकिन कंपनी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नो अफेक्ट ऑन कंपनी, कंपनी के ऊपर इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा भाई। बार बार वही तरीका, वही गंदी बातें कर रही है कंपनी सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में क्या होती है? नेगोशिएशन होती है। सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में नेगोशिएशन का मतलब बातचीत होती है, बैठा के एक बैठक होती है, एक मीटिंग होती है, वो बुलाता है, बोलता है भाई बैठो, क्या फालतू का काम कर रहे हो,
ट्रेड करो ना यार, तुमको क्या दिक्कत है। लेकिन कंपनी नहीं मानती। इसका एक आउटकम निकलता है, इसका आउटकम ये निकलता है कि सिराजुद्दौला देख रहा है यार कंपनी को इतनी बार हम वार्निंग दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं ना करें इन पे अटैक, हम सोच रहे हैं ना करें इन पे अटैक, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है यार, कुछ करना पड़ेगा इस कंपनी का। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, कंपनी की सिराजुद्दौला जो है कंपनी की कासिम बाजार वाली फैक्ट्री पर अटैक कर देता है। कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी उस पर जाकर अटैक कर देता है। अटैक ऑन कासिम बाजार फैक्ट्री कौन करता है, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला ये कासिम बाजार की फैक्ट्री पर जाके हमला कर देता है। क्या क्या किया उसने, कंपनी के ऑफिशियल्स को उठा लिया आया, कंपनी के ऑफिशियल्स को क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया, कैप्चर कर लिया भाई, पकड़ ले आया, आर्म्स ले लिए उनसे, आर्म्स टेकन, उनसे उनके हथियार छीन लिए, और क्या किया, उनके गोदाम को लॉक कर दिया, लॉक्ड वेयर हाउसेज, ठीक है, देखते चलो क्या क्या कर रहा है, ठीक है। और जिस रास्ते से कंपनी की शिप्स ट्रेड के लिए यूरोप जाती थी उन शिप्स का रास्ता को ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक्ड शिप्स, ठीक है। ये सारे काम सिराजुद्दौला ने फिर करे, हट गया था वो बिल्कुल, ये मानने न मार रही, गया उनकी कासिम फैक्ट्री की कासिम बाजार की फैक्ट्री पे गया, हमला किया, उठा लिए वहां के ऑफिशियल्स को, पकड़ ले आया, उनके हथियार छीन लिए, नील डाउन करा दिया, शिप का रास्ता बंद कर दिया और उनके वेयरहाउस में ताला डाल दिया। इतना सब करने के बाद वो थका नहीं यहाँ पर, इसके बाद वो सीधे जाता है अटैक करने के बाद वो सीधे जाता है, यहाँ लिख लीजिए, सीधे जाता है कहां पर, वो सीधे जाता है कलकत्ता की तरफ, मार्च टुवर्ड्स कलकत्ता, मार्च्ड टुवर्ड्स कलकत्ता की तरफ सीधे निकल जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, कंपनी को पता चला, कंपनी के जो ऑफिशियल जो गवर्नर था, कंपनी का जो गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसको पता चलती है ये बात, उसके कान में ये बात पड़ती है कि यार हमारी कासिम बाजार की फैक्ट्री पर हमला हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मद्रास जाता है, प्लासी है जहां पर, मद्रास जाता है अपनी सेना के साथ, काहे के लिए, काउंटर सिराज के साथ लड़ाई करने के लिए ये मद्रास की तरफ बढ़ जाता है। जब ये लोग मद्रास में फिर मिलते हैं, फिर बैठकर इनके बीच में बातचीत होती है, नेगोशिएशन होता है, एक दूसरे को समझा रहे हैं भाई ये मत करो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, लेकिन ये नेगोशिएशन फेल हो जाती है और कंपनी के साथ सिराज की हो जाती है लड़ाई, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, 1757 में। इस बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला जो है वो हार जाता है। क्यों हार जाता है, इस बैटल में सिराजुद्दौला हार जाता है, इसलिए हार जाता है क्योंकि उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो आर्मी चीफ कमांडर था सिराजुद्दौला का, वो लड़ाई लड़ने ही नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता वो लड़ाई लड़ने, रीजन सिराजुद्दौला की हार का वजह, उसका रीजन था मीर जाफर जो उसके आर्मी कमांडर था, वो लड़ाई लड़ने नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से पहले से बात कर ली थी कि अगर तुम हमारे साइड आओगे और तुम लड़ाई लड़ने नहीं आओगे, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दोगे, तो हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर लालच में आ जाता है और वो लड़ाई लड़ने नहीं जाता है, और इसलिए सिराजुद्दौला इस बैटल ऑफ प्लासी में हार जाता है। ये बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी, ये बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए।
क्यों? क्योंकि ये पहली लड़ाई थी जब से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, उसके बाद से ये पहली लड़ाई थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हार जाता है। ठीक है, ठीक है। और रीजन क्या बताया मैंने आपको? रीजन यही बताया मीर जाफर कि वो लड़ाई लड़ने ही नहीं जाता। रॉबर्ट क्लाइव उससे पहले से ही अपनी बात पक्की कर लेता है, तुम लड़ाई मत लड़ना, हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो ये थी आपकी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो हुई थी। सो नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर दिस डेमो लेक्चर। होपफुली आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे एक कंपनी हमारे इंडिया में बेसिकली सिर्फ ट्रेड करने आती है, लेकिन धीरे धीरे उस ट्रेड से लड़ाइयाँ होती है और बहुत सारी चीज़ें आगे भी अभी आपको देखने को मिलेगी कि और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्री को, इंडिया को, भारत को एनेक्स करना स्टार्ट कर देती है। बहुत सारी अजीबोगरीब तरीके की पॉलिसीज लाती है जिसके थ्रू वो हमारे इंडिया को कॉन्कर करना स्टार्ट कर देती है। वो हम अपने अगले के लेक्चर्स में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।